A big hello to all my dearest students. On your demand, here I am here with RTP question number 3. People, हम CA Foundation December 22 एग्जाम्स के रिवीजन टेस्ट पेपर्स इशूड बाय जो ICAI होते हैं उनका रिवीजन्स कर रहे हैं. रिवीजन टेस्ट पेपर्स का क्वेश्चन नंबर 3 मैं आपके लिए यहाँ पे आज रिकॉर्ड कर रहा हूँ. चेक दिस ICAI RTP क्वेश्चन नंबर 3. छोटा सा क्वेश्चन है. क्वेश्चन नंबर 3A एंड 3B आज अपन डिस्कस करेंगे. 3A and 3B. Here I share the screen. Here we go. So here we are on the PPT. RTP का जो क्वेश्चन नंबर 3 जर्नल एंट्रीज का हम शुरू करने जा रहे हैं. Yes, people. Yes, CA Foundation accounts RTP. Yes, it is called November 22 attempt, even though the exams are to be held in December this time. Yes, here is my contact number. अगर आपको ये क्वेश्चंस के अंदर कोई भी डाउट्स आते तो बिल्कुल आप मुझे फ्रैंकली पूछ सकते हो व्हाट्सएप पे. बिल्कुल कोई प्रॉब्लम नहीं है. Here I start with the question. Question number 3A. It is on journal entries. It is on journal entries. Can I start? Here is the first question. आगे बढ़ने से पहले ना मुझे एक फटाफट एक बात बताओ. मेरा एक एम्प्लॉई है. यस, वो एम्प्लॉई का नाम है मिस्टर एक्स. मिस्टर एक्स. अगर मैंने मिस्टर एक्स को सैलरी की जगह पे कुछ गुड्स दे दिया बिजनेस से. मेरे पास मान लो मेरा बिजनेस है इलेक्ट्रॉनिक्स का. तो बोल रहा है सर आप ना इस बार मुझे मेरी सैलरी में से मोबाइल फोन दे दो एंड मुझे सैलरी नहीं चाहिए, या तो आप सैलरी में से पैसा एडजस्ट कर लेना. मान लो उसका सैलरी है 30,000 अ मंथ एंड मैंने उसको मोबाइल फोन दे दिया जो था 20,000 रुपए का. ध्यान से सोचिएगा ना. सो मुझे वो 20,000 रुपए का फोन जब भी मैंने उसको दिया, क्या एंट्री करना चाहिए? सोचो ना, क्या एंट्री करना चाहिए? आई एम श्योर आप लोगों को समझ में आ गया कि सर आपने जो 20,000 रुपया दिया ना, दैट इज इन द फॉर्म ऑफ सैलरी ओनली. 20,000 रुपए का जो फोन दिया दैट इज इन द फॉर्म ऑफ सैलरी ओनली. बट यस, तो 20,000 जो पे किया वो सैलरी के फॉर्म में. तो हियर आई एम गोइंग टू से सैलरी अकाउंट डेबिट. बट टू कैश, क्या कैश दिया? नहीं सर, कैश तो दिया ही नहीं है. तो टू क्या होना चाहिए? तो ध्यान भी सर टू होना चाहिए परचेजेस अकाउंट. मोबाइल फोन मेरे लिए रॉ आई मीन इन्वेंट्री है. मैं मोबाइल्स परचेज करता हूँ, मोबाइल सेल करता हूँ, तो मेरे लिए इन्वेंट्री है. तो एंट्री होना चाहिए सैलरी अकाउंट डेबिट टू परचेज अकाउंट. ये एग्जांपल समझ में आया? तो आपको ये फर्स्ट वाला क्वेश्चन भी बिल्कुल इजीली समझ में अभी आ जाएगा. ध्यान से देखिएगा. Employees had taken stock worth rupees 10,000, cost 7,500. 7,500 की कॉस्ट का गुड्स एम्प्लॉई 10,000 में लेके जा रहा है ऑन द ईवे ऑफ गुरुपुरब, एंड the same was deducted from their salaries. This is important. The same was deducted from their salaries in the subsequent month. Next month की सैलरी जो है उसमें अपन ये पैसा क्या करने वाले हैं? एडजस्ट करने वाला है. क्या करने वाले हैं? एडजस्ट करने वाला है. सो पीपल, समझना क्या है कि हमारी ये मंथ की सैलरी में अपन एडजस्ट कर रहे हैं. मैंने उनको 7,500 रुपए का गुड्स जो था वो हमने उसको दे दिया है, बट वो मोबाइल फोन मैंने उसको एज अ सैलरी दे दिया है. यस यस. सो 7,500 का एंट्री बनना चाहिए सैलरीज अकाउंट डेबिट टू परचेज अकाउंट. सैलरीज अकाउंट डेबिट टू परचेज अकाउंट. सैलरीज अकाउंट डेबिट क्यों किया? आई होप आपको समझ में आ गया. सैलरीज ही पे हो रहा है, बट दिस टाइम नॉट इन कैश, दिस टाइम इन द फॉर्म ऑफ गुड्स. मैं तो गुड्स ही बोलूंगा क्योंकि मोबाइल फोन मेरे लिए क्या है? गुड्स. बट सर 10,000 क्यों नहीं आया? यू माइट फील दैट बेटा. आई होप आपको याद है जब भी गुड्स बिजनेस मैसेज आता है अदर देन सेल्स के फॉर्म में, सर मतलब गुड्स डिस्ट्रॉयड बाय फायर, गुड्स बर्न्ड ड्यू टू goods burnt by fire, the goods destroyed in earthquake, maybe goods given for advertisement. जब भी बिजनेस में से गुड्स जाता है अदर देन सेल, तो आप उसको कॉस्ट प्राइस पर रिकॉर्ड करते हो. याद करो ना, बिजनेस का ओनर बिजनेस में से लेके गया, अबनॉर्मल लॉस हुआ, ऑलवेज आप उसको कॉस्ट प्राइस पर रिकॉर्ड करते हो. याद आ रहा है? जस्ट गिव मी अ थम्स अप सो दैट आई कैन अंडरस्टैंड दैट. सो सैलरीज अकाउंट डेबिट टू परचेस अकाउंट, नॉट 10,000 ओनली, 7,500. यस, आई होप यू गॉट दिस. सेकंड वन पे आता है. सेकंड जनरेटरी अच्छी अच्छी एंट्रीज दी है यहाँ पे आपको रिवीजन के लिए. सच्ची में बहुत अच्छा क्वेश्चन, ये पर्टिकुलरली बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है. इनकम टैक्स लायबिलिटी ऑफ द प्रोप्राइटर रुपीज 8,500 वाज पेड आउट ऑफ पैटी कैश. जल्दी से
यस, एंट्री जल्दी से बताओ मुझे, क्या एंट्री होना चाहिए? आउट ऑफ पैटी कैश हमने ये पेमेंट किया। अगर मैं पेमेंट कर रहा हूँ आउट ऑफ पैटी कैश पीपल, तो एक बात तो श्योर है, क्या कम होगा? कैश बैलेंस कम होगा कि पैटी कैश का बैलेंस कम होगा? अच्छा, पैटी कैश, जिनको ये मालूम नहीं है पैटी कैश क्या होता है, कैशियर अपने अंडर पे एक दूसरा कैशियर रख रहा है जो छोटे मोटे बिजनेस के एक्सपेंसेस को लुक आफ्टर करता है, ध्यान रखता है, उसको अपन बोलते हैं पैटी कैशियर। क्या बोलते हैं? पैटी कैशियर। मैं नॉर्मली बच्चों को याद रखने के लिए बोलता हूँ, कैशियर का छोटा भाई है जो छोटे मोटे एक्सपेंस को लुक आफ्टर करेगा, राइट? पैटी कैशियर। वेल, लेट अस गेट बैक। इनकम टैक्स लायबिलिटी हमने पे किया सर, इसको तो अपन क्या बोलते थे? ड्रॉइंग्स बोलते थे। बिजनेस के ओनर का खर्चा है और आप बिल्कुल क्या करने वाले हो? ड्रॉइंग्स अकाउंट डेबिट टू कैश करो ना, कि टू पैटी कैश करो? ड्रॉइंग्स अकाउंट डेबिट टू कैश की पैटी कैश? जल्दी से सोच के बताओ ना। आई होप आप लोगों को अब तक समझ में आ गया होना चाहिए। इट शुड बी ड्रॉइंग्स अकाउंट डेबिट टू पैटी कैश अकाउंट। थम्स अप। ग्रेट, सुपर, यू गाइस आर डूइंग फैबुलस। इतना रेगुलरली वीडियोस को देखते हो, अच्छे से समझते हो, जेन्युइनली एंजॉय इट। Goods costing rupees 10,000, distributed as free samples, sales price is 12,000, 10,000 का गुड्स जिसका सेलिंग प्राइस 12,000 है पीपल, एंड मैंने उसको फ्री में डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। जल्दी से मुझे बताओ, मुझे एंट्री कितने का करना चाहिए? 10,000 की 12,000? अगर आपने ये पहले दो क्वेश्चंस को अच्छे से समझा ना, तो आप, आई एम वेरी श्योर, आप सही जवाब दोगे। 10,000 से एंट्री करना चाहिए कि 12,000 से एंट्री करना चाहिए? सर, गुड्स जाता है अदर देन सेल्स का, तो हम उसको कॉस्ट प्राइस पर रिकॉर्ड करते हैं, तो मुझे एंट्री करना चाहिए 10,000 रुपीज से, और गुड्स जा रहा है। तो आप ना पीपल देखो, यहाँ पे बुक में जो है, आरटीपी में आईसीए ने जो लिखा है वो सेल्स प्रमोशन अकाउंट डेबिट किया है। सेल्स प्रमोशन एक्सपेंस तो है ये, या तो आप लिख सकते हो एडवर्टीजमेंट एक्सपेंस अकाउंट डेबिट। देखो, एडवर्टीजमेंट लिखा तो बिल्कुल सही है, गलत नहीं है। आप ये बोल सकते हो एडवर्टीजमेंट एक्सपेंस अकाउंट डेबिट टू गुड्स गिवन फॉर एडवर्टीजमेंट। दैट इज आल्सो एब्सोल्युटली परफेक्ट। आई रिपीट इट वन मोर टाइम, एडवर्टीजमेंट एक्सपेंस अकाउंट डेबिट टू गुड्स गिवन फॉर एडवर्टीजमेंट। या तो आप बोल सकते हो एडवर्टीजमेंट एक्सपेंस टू परचेज अकाउंट, या तो आप बोल सकते हो सेल्स प्रमोशन टू परचेज अकाउंट। आर यू अंडरस्टैंडिंग? थम्स अप। यस, 10,000 का एंट्री बनना चाहिए, ना कि 12,000 का। वेरी नाइस, ग्रेट गोइंग पीपल। द नेक्स्ट वन हियर इज इन फ्रंट ऑफ यू, परचेज ऑफ गुड्स फ्रॉम सनी ऑफ द लिस्ट प्राइस। लिस्ट प्राइस मतलब प्रॉफिट चढ़ा के जो प्राइस होती है, इंक्लूडिंग प्रॉफिट। सेलिंग प्राइस तो हमेशा इंक्लूडिंग प्रॉफिट ही होगा। लिस्ट प्राइस ऑफ रुपीज 15,000, ही अलाउड 10% ट्रेड डिस्काउंट। तो 15,000 में उसने हमको डिस्काउंट दिया। अच्छा, ये पर्टिकुलर ट्रांजेक्शन करने से पहले ना आपके दिमाग में एक चीज क्लियर होना चाहिए, कितने टाइप के डिस्काउंट होता है? डिस्काउंट्स कितने टाइप के होता है? सोचो सोचो, जल्दी से बताओ, डिस्काउंट्स कितने टाइप के होते हैं? टू टाइप्स ऑफ डिस्काउंट्स आता है। फर्स्ट इज ट्रेड डिस्काउंट, सेकंड इज कैश डिस्काउंट। फर्स्ट इज ट्रेड डिस्काउंट, सेकंड इज कैश डिस्काउंट। पीपल, ट्रेड डिस्काउंट को हम रिकॉर्ड नहीं करते हैं, कैश डिस्काउंट को हम बिल्कुल रिकॉर्ड करते हैं। आई रिपीट, ट्रेड डिस्काउंट को हम रिकॉर्ड नहीं करते हैं, कैश डिस्काउंट को हम बिल्कुल रिकॉर्ड करते हैं। तो यहाँ पे क्या हुआ पीपल, हमने 15,000 का गुड्स परचेज किया, 10% ट्रेड डिस्काउंट मिल गया। Rupees 200 cash discount was also allowed for quick payment. Rupees 200 cash discount was also allowed for the quick payment. जल्दी पेमेंट कर दिया, मतलब पेमेंट हो रहा है। यहां तक तुमको समझ में आया होगा, पेमेंट हुआ इसीलिए कैश डिस्काउंट हमको मिला है। थम्स अप, यहां तक सबको समझ में आया? नाउ इंपॉर्टेंट, ट्रेड डिस्काउंट को रिकॉर्ड नहीं करना। 15,000 का गुड्स था, 10% कितना? 1,500 डिस्काउंट मिल गया, तो मुझे एक्चुअली परचेज करना चाहिए 15,000 माइनस 10%, दैट इज 15,000 माइनस 1,500, 13,500 का परचेज रिकॉर्ड होना चाहिए। यस, एंड सेकेंडली 13,500 की परचेज करने के बाद जब ये अपन पेमेंट कर रहे हैं, मुझे क्या मिल गया? ट्रेड डिस्काउंट मिल गया। कितने का डिस्काउंट? कैश डिस्काउंट मिल गया। कितना कैश डिस्काउंट मिल गया? 200। एंड फाइनली कुछ ऐसा बनना चाहिए पीपल, परचेज अकाउंट डेबिट 13,500 टू बैंक 13,300, क्योंकि पेमेंट तो 13,300 का ही करना पड़ेगा। पेमेंट करने के तभी 200 का डिस्काउंट मिल गया है। एंड टू डिस्काउंट रिसीव्ड 200। जल्दी से बताइए कि आपको समझ में आया? ये अच्छा ट्रांजेक्शन था, एंड होप यू हैव thoroughly understood it well. Purchase account debit to bank account and to discount account. And people, we have reached to question number 3. भी बहुत easy question है, बहुत easy. So moving on to the question number 3B, capital expenditure और revenue expenditure. Capital expense, revenue expense डिस्कस करने से पहले एक छोटा सा ब्रेकअप आपको ब्रीफ दे देता हूँ।
कैसे इसको आइडेंटिफाई किया जाए? कोई भी एक्सपेंस करने का फायदा मोर देन 1 ईयर में मिलता है, मतलब कि आप उसको बोलोगे एंड्योरिंग बेनिफिट। याद आ रहा है क्या? अगर कोई भी एक्सपेंस का फायदा मुझे मोर देन 1 ईयर्स में मिलने वाला है तो एंड्योरिंग बेनिफिट मिलने वाला है, तो आप उसको कैपिटल एक्सपेंस बोल सकते हो। दूसरा, कोई असेट एग्जिस्टेंस में जरूर आता है, ये दोनों की दोनों कंडीशन सेटिस्फाई हुई है तो आप उसको कैपिटल एक्सपेंडिचर बोल सकते हो। जैसे कि सर, जैसे कि मैंने कोई भी मशीनरी को चेंज कर दिया, अभी इससे मेरा कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन कम हो जाएगा। तो एक साल में ही कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन कम होगा कि आगे के हर साल में कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन कम होगा? सर आगे के हर सालों में इसका फायदा मिलेगा। कैपिटल एक्सपेंडिचर, मैंने मशीनरी परचेज किया, सर कैपिटल एक्सपेंडिचर। यस, मैंने सैलरी पे किया, सर नाउ इट इज अ रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, क्योंकि मुझे नेक्स्ट ईयर भी सैलरी तो पे करना ही पड़ेगा, राइट? चलिए, आई होप आप इसको आइडेंटिफाई अभी कर पाओगे। कमिंग टू क्वेश्चन 3B, फर्स्ट वन, expense incurred to keep the machine in working condition। मशीन को वर्किंग कंडीशन में रखने के लिए उसके ऊपर जो छोटा मोटा रिपेयर का खर्चा होता रहता है, दैट इज कॉल्ड रेवेन्यू एक्सपेंस। पीपल प्लीज माइंड इट, मैंने नया एसेट परचेज करने का खर्चा नहीं किया। यहाँ पे ध्यान क्या रखना है, यहाँ पे बोला क्या है, हमने मशीनरी को मेंटेन करने के लिए खर्चा किया, वर्किंग कंडीशन में रखने के लिए खर्चा किया। इट इज फॉर श्योर व्हाट, रेवेन्यू इन नेचर। यस यस, सिंपल था। The next one is registration fees paid at the time of purchase of a building। Registration fees paid at the time of purchase of a building। याद करो ना, क्लास में बहुत बार डिस्कस किया है। Any expenditure incurred before the asset is put to use is always, I'm sure आप बोल गए होंगे, is always capitalized। असेट को पुट टू यूज करने से पहले, उसको यूटिलाइज करने से पहले, नया असेट लिया है यूज करने से पहले जो भी खर्चा किया, क्या होना चाहिए? कैपिटलाइज होना चाहिए। यहाँ पे भी वही हुआ है पीपल, हमने एक नया बिल्डिंग लिया तो बिल्डिंग लेने के टाइम पे हमने रजिस्ट्रेशन का फीस इनकर किया, बिल्कुल उसकी कॉस्ट में ऐड होना चाहिए। ये एक्सपेंस क्या होना चाहिए? कैपिटलाइज। थम्स अप। द नेक्स्ट वन सेज expenses incurred or for advertisement in newspaper। एडवर्टीजमेंट का खर्चा सालों 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 चलता रहेगा क्या? नहीं सर, इट इज नॉट फॉर द इयर्स। कोई असेट के एग्जिस्टेंस में नहीं आया है और एंड्योरिंग बेनिफिट भी नहीं है। इट इज रेवेन्यू इन नेचर। यस यस, सुपर, ग्रेट गोइंग पीपल। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज amount spent on renewal fees of patent rights। people, renewal fee is a very important word। renewal fee मतलब मुझे बार बार ये फीस भरना पड़ना है, लाइफ टाइम का एक ही बार फी नहीं भरा है, रिन्यूअल फी है। मतलब क्या बन, उसका मतलब निकलता है पेमेंट के उसका फायदा योर्स में नहीं मिलने वाला, राइट? रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, ग्रेट। एंड द लास्ट स्टेंस, कॉस्ट ऑफ रिपेयर्स ऑन सेकंड हैंड कार purchased to bring it to working condition। सेकंड हैंड कार मैंने लिया, उसको यूजेबल बनाने के लिए जो भी खर्चा करना पड़ रहा है, उसको यूज करने से पहले ही मैं ये सब खर्चा कर रहा हूँ। ये क्वेश्चन हमने क्लास में बिल्कुल डिस्कस किया था और मैंने एग्जांपल दिया था आपको। वो मूवी टार्जन द वंडर कार है ना, वो अपने पापा की, अजय देवगन की पुरानी कार कबाड़ी में से भंगार માંથી લઈને આવે છે એનો પર બહુ બધું એક્સપેન્સ કરે છે અને ફરારી બનાવી દે છે। So all the expenditure incurred on the second hand car before the car is put to use, उसको यूज करने से पहले जो भी खर्चा हुआ है ना, क्या बनना चाहिए? कैपिटल एक्सपेंडिचर। Thumbs up। So with this we are done with question number 3। Thank you। See you soon with the next question। Bye bye for the day।